वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपका टॉपिक चलने वाला है टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉजेज। ठीक है, आज हम जो रिलेटिव क्लॉजेज हैं उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बेटा, देयर आर टू टाइप्स of relative clauses। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है आपका डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज, और सेकंड है बेटा आपका नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज। ओके, अब हम इनको डिफाइन करेंगे। पहला है आपका डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज। अब देखिए, when a relative clauses separates one person, समझना, one person or thing out of several। and defines that particular person or thing, किसी विशेष व्यक्ति को या फिर वस्तु को, ठीक है, डिफाइन करें तो वो क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज। क्लियर? देखिए, जब रिलेटिव क्लॉजेज किसी एक वस्तु को या फिर एक व्यक्ति को अदर से सेपरेट करें, ठीक है, उस पर विशेष ध्यान दे या फिर उसे एक विशेष दर्शाए, तो वो क्या कहलाता है? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज कहलाता है। और ये हमेशा किससे बिगिन होते हैं? इट बिगिन्स विद हु, whom और which। और कभी कभी दिस भी यूज होता है बेटा। these words can replace by that। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आपका माई ब्रदर
माई ब्रदर। अब इसमें हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हु। ये रिलेटिव क्लॉजेज है और जो डिफाइन करेगा किसको, अब देखना, माई ब्रदर हु, कौन, हु इज ए टीचर लिव्स इन आगरा, इन आगरा। तो ये अन्य से अलग हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, सेकंड है हमारा कौन सा, नॉन डिफाइनिंग। अब सेकंड है बेटा हमारा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज। रिलेटिव क्लॉजेज, अब जानते हैं ये क्या है बेटा। देखिए, when there is only, when there is only one person or thing, one person or thing and relative clause gives an extra information किसके बारे में, उसी व्यक्ति के बारे में या फिर उसी वस्तु के बारे में। रिलेटिव क्लॉजेज और अधिक इंफॉर्मेशन देता है उसके बारे में, ठीक है। अबाउट द पर्सन और थिंग, अबाउट द पर्सन और थिंग। क्लियर बेटा। तो ये क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज। क्लियर बेटा। अब देखिए एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल जानते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। माई ब्रदर, माई ब्रदर, देखिए वो ऊपर वाले एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। माई ब्रदर हु इज ए टीचर, हु इज ए टीचर लिव्स इन आगरा। लिव्स इन आगरा। देखिए बेटा इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर दिस सेंटेंस, सो दैट देयर इज ओनली वन ब्रदर, वन ब्रदर के बारे में बताया ना। और जो रिलेटिव क्लॉजेज हैं वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है अबाउट हिम, ठीक है। इसके बारे में अलग से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके बाद देखिए माई ब्रदर के बाद कोमा लगा है, मेरा भाई जो हु इज़ ए टीचर, जो एक अध्यापक है, लिव्स इन आगरा, और जो कहाँ पर रहता है, आगरा में रहता है। कई इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन ऊपर वाले में देखिए माई ब्रदर हु इज़ ए टीचर लिव्स इन आगरा, देखो मीन्स तो वही है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया गया है, दिस सेंटेंस, सो दैट these are several brothers but
आउट ऑफ देम वन ब्रदर हु इज ए टीचर, ठीक है, हैज़ बीन रेफर्ड टू। अंडरस्टैंड, मतलब इसमें भाई तो और भी हैं इसके, लेकिन उनमें से किसको रेफर किया जा रहा है? उस भाई को रेफर किया जा रहा है जो कि एक टीचर है। देखो सेंटेंस का मीनिंग भी दोनों का एक है, लेकिन इनकी व्याख्या अलग हो गई। यहाँ पर बहुत सारे भाइयों में से जो सेवरल भाई है, कई भाई है उसके, उनमें से उसको रेफर किया जा रहा है जो कि एक टीचर है। और यहाँ पर उसी ब्रदर के बारे में कई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। क्लियर? अब है बेटा हमारा एडवर्बियल क्लोज। एडवर्ब से ही बनता है ये, जैसे आपने एडजेक्टिव क्लोज पढ़ा, जैसे नाउन क्लोज पढ़ा, तो ऐसे ही ये होता है एडवर्बियल क्लोज। ठीक है, जानते हैं अब ये क्या है? A clause that modify, a clause that modify a verb। आपने देखा होगा जो एडवर्ब होती है वो किसको मॉडिफाई करती है? वर्ब को ही करता है ना। इन ए सेंटेंस is called an adverbial clauses। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देखिए बेटा। एग्जाम्पल है हमारा We went where none ever dared to go। तो यहाँ पर नोटिस कीजिए कि इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या नोटिस हो रहा है? जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जैसे कि वेयर है, वेयर नॉन एवर डेयर टू गो, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो मॉडिफाई द वर्ब वेंट। द क्लॉज इन दिस सेंटेंस रेफर टू ए प्लेस। किसको रेफर कर रहा है? प्लेस को, स्थान को, जहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है, तो रेफर किया गया है, एक यहाँ पर वर्ब को ही मॉडिफाई किया गया है, इसीलिए ये क्या हो गया? एडवर्बियल क्लोजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशनल्स। ठीक है, कंडीशन से बना है कंडीशनल। अब देखिए, द सेंटेंस दैट टॉक अबाउट पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन, जो भविष्य में होने वाली स्थिति है, फ्यूचर सिचुएशन डिपेंडिंग अपॉन certain condition। तो वो क्या कहलाता है? देखिए, द सेंटेंस दैट टॉक अबाउट पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन डिपेंडिंग
अपॉन सर्टेन कंडीशन, मतलब जो हमारे अब स्थिति है, जो हम कार्य कर रहे हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है भविष्य में। ठीक है, तो एज ए सेंटेंस क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड कंडीशनल कंडीशनल्स। एग्जाम्पल जानते हैं, देखिए बेटा एग्जाम्पल है आपका, इफ यू कम टू मी, इफ यू कम टू मी I shall discuss the matter. समझे बेटा सेंटेंस से कुछ? ठीक है, वो हमारे कार्य पर डिपेंड है ना। अगर हम अब कर रहे हैं तो वो जो उसका रिजल्ट है, उसका कंडीशन हमारे सामने है। देखिए, यदि तुम मेरे साथ आते हो, इफ़ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे साथ आते हो, आई शैल डिस्कस द मैटर, तो हम इस मामले पर किसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस तो तभी होगा ना अगर यदि वो उसके साथ जा रहा है, तो वो कंडीशनल्स हो गए। ठीक है, और अधिकतर इन सेंटेंस में बेटा जो क्लॉजेज होता है वो इफ ही होता है। ठीक है, अधिकतर। तो ये आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से रिवाइज करना बेटा। ठीक है, और जो आपको वर्क कराया जा रहा है वो कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू।